नमस्कार साथियों, आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाली है। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्यों लोग हैं गांव में मकान नहीं बना पा रहे हैं। इसलिए अंत तक इस वीडियो में बने रहिए। साथियों, बहुत से लोग चाहते हैं कि गांव में मकान बनाएं, क्योंकि गांव में हम लोगों को आना जाना लगा रहता है। कोई गांव में शादी ब्याह में जाता है, कोई रिश्तेदारी में जाता है, कोई पूजा के लिए जाता है, कोई देवता नचाने के लिए जाता है। इसलिए अपना घर होना बहुत ज़रूरी है। परंतु कई लोग ऐसे हैं जो कि अपने गांव में मकान नहीं बना पा रहे हैं, जबकि उनके वहाँ पर पैतृक मकान है, उनके दादा परदादाओं का द्वारा बनाया गया मकान है। साथियों, आपको तो पता ही है कि गांव में जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होती है, यानी पैतृक जो मकान होता है, उनमें बहुत सारे भाइयों का हिस्सा होता है। इसमें आपके कई ताऊं का भी हो सकता है, चाचाओं का भी हो सकता है और भाइयों का भी हो सकता है। और यही वजह है कि ये जो वहाँ पे मकान बनाने में अड़चन आ रही है। इसमें हो क्या रहा है कि एक भाई चाहता है मकान बनाना, परंतु दो भाई वहाँ मकान बनाना नहीं चाहते, और ना वो खुद बनाना चाह रहे हैं और ना ही वो अपने भाई को परमिशन दे रहे हैं। इसकी वजह से हर गांव में लगभग 2-2, 3-3 मामले ऐसे अटके हुए हैं। चाह कर भी लोग हैं और गांव में मकान नहीं बना पा रहे हैं। इसका जो यही कारण है कि पैतृक मकान होते हुए भी लोग लाचार हैं और गांव में मकान नहीं बना पा रहे हैं। तो इसके लिए फिर लोग क्या कर रहे हैं कि फिर नई ज़मीन खरीदनी पड़ रही है। और गांव में पता है कि नई ज़मीन खरीदने के लिए वो उनको खेत खरीदना पड़ रहा है। और उत्तराखंड में जो खेत हैं वो छोटे छोटे होते हैं, सीढ़ीनुमा होते हैं, और मकान जो है एक खेत में नहीं बनता, उनको फिर कई खेत खरीदने पड़ेंगे और उनके लिए फिर अलग सी राशि देनी पड़ेगी। और अब मान लो आपने खेत खरीद भी लिए, तो उसके बाद आपको ये देखना पड़ेगा कि वहाँ तक पानी की व्यवस्था हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, क्योंकि पंदेरा वहाँ से कितना दूर पड़ेगा और वहाँ पर पानी का कनेक्शन आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा। दूसरी समस्या ये है कि आपको बिजली का भी कनेक्शन देखना पड़ेगा कि वहाँ तक बिजली आएगी कि नहीं आएगी, वहाँ तक पोल आ सकता है कि नहीं आ सकता। तीसरी और सबसे बड़ी समस्या ये है कि रास्ता का आपको लिए भी फिर लोगों से मन्नतें मांगनी पड़ेगी, गुजारिश करनी पड़ेगी, रास्ता देने के लिए भी कुछ खरीदना पड़ेगा, क्योंकि जहाँ पे आप नई जगह पे मकान बना रहे हैं वहाँ से सड़क का रास्ता है कि नहीं है, वहाँ से गांव तक का रास्ता है कि नहीं है। तो इस झंझट में पड़ने की बजाय फिर लोग इरादा ही छोड़ देते हैं गांव में मकान बनाने का। एक चीज़ और भी है कि अगर आप गांव से बाहर आपको कहीं खेत मिलते हैं बनाने के लिए, तो सिक्योरिटी का भी बहुत ज़बरदस्त इशू है कि वहाँ पे आपकी सुरक्षा है कि नहीं है। एक तो चोरी चकारी का डर होता है, दूसरा रात को जंगली जानवरों के आने का खतरा होता है। तो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको सोचना पड़ता है। अगर आपका मकान गांव में बनता है, अपने पैतृक स्थान पे बनता है, या आपके दादा परदादाओं द्वारा बनाए गए मकान में ही आप अपना मकान बनाते हैं, तो वहाँ से आपको काफ़ी मतलब फ़ायदा होता है। एक तो सिक्योरिटी होती है, गांव के बीच में मकान है, सबसे मेल जोल बना रहता है, और दूसरा आपके सामने बहुत बड़ा आंगन होता है, एक दूसरे तीसरे लोगों का भी आंगन होता है। तो कभी कोई फंक्शन करना हो, शादी ब्याह करना हो, या कुछ छोटा मोटा वो करना हो, तो काफ़ी बड़ा स्पेस मिल जाता है। दूसरी बात है कि पानी की भी वहाँ पे सुविधा रहती है, सामने ही आपका नल होगा या पाइप आ सकता है, पंदेरा एकदम पास में होगा। तीसरा है कि बिजली की भी आपको यहाँ पे सुविधा रहती है, या जो सोलर जो लाइट आजकल गांव में चल रही है उसकी भी वहाँ पे सुविधा मिलती है। नया कनेक्शन लेने का वहाँ ज़रूरत नहीं है और इजीली भी मिल सकता है। तो साथियों, यदि आप गांव में ही मकान बनाते हैं तो उसमें मतलब आपको इतनी कठिनाइयाँ नहीं होती हैं। परंतु क्या है कि हमारे जो भाई बंद हैं वो अपने सगे भाई को ही मकान बनाने में अड़चनें पैदा कर रहे हैं, या तो खुद भी नहीं बना रहे हैं और ना उनको बनाने दे रहे हैं। मैं सबसे गुजारिश करता हूं कि भैया, या तो आप खुद भी मकान बनाइए, और मकान नहीं बना सकते तो कम से कम उसकी फाइनेंशियली मदद कीजिए। अगर आप फाइनेंशियल मदद भी नहीं कर पा सकते हैं तो कम से कम उनको मकान बनाने की इजाज़त तो दे दीजिए, और कम से कम वो मकान बना रहा है तो आपके दादाओं परदादाओं को भी खुशी होगी कि उनका जो मकान है वो चलता हो रहा है और कोई ना कोई उस पर रह रहा है। हम बहुत सारे मकान ऐसे कि जो कि 8-8 कमरों के, 10-10 कमरों के, 6-6 कमरों के मकान ऐसी खंडर बने हुए हैं। साथियों,
आपको तो पता ही है कि उत्तराखंड के जो मकान बनते हैं वो मिट्टी और पत्थर से बने होते हैं और जिनकी दीवारें 18-18, 19-19 इंची मोटी होती हैं, जो कि गर्मियों के टाइम पे ठंडे होते हैं और सर्दियों के टाइम पे गर्म होती है। इसकी जो छत होती है वो स्लेट से बनी होती है, फटाले से बनी होती है और स्लांटिंग होती है और ढालू होती है, ताकि बारिश का पानी ऊपर नहीं रुके और सीधा नीचे आ जाए। यदि बर्फ़ पड़ती है तो बर्फ़ नीचे पिघल के आ जाए। और वहाँ के मकान बड़े आलीशान होते हैं, बड़े अच्छे कारीगरों द्वारा बनाए गए होते हैं और बाहर से अच्छी नक्काशी की जाती है। अब आपको तो पता ही है कि भयंकर पलायन की वजह से लोग अपने बड़े बड़े मकानों को, इस हवेलीनुमा जो मकानों को छोड़ करके शहर की तरफ आ गए हैं। और जो लोग हर साल जाते रहते हैं या रेगुलरली वहाँ जाते रहते हैं 2-2, 3-3 साल में, उनके मकान तो सुरक्षित रहते हैं, क्योंकि जब आप मकान में जाते हो तो उसको हवा लगता है और धूप लगती है, इससे वो सूखा रहता है और अंदर जो लकड़ी है वो हवा पानी की वजह से मकान सुरक्षित रहता है। यदि आप साल में 1 या 2 बार जाते हैं और लगातार उसका मरम्मत करते रहते हैं या लिपाई पुताई करते रहते हैं, गाय के गोबर और मिट्टी से पुताई करने से भी मकान की मजबूती बनी रहती है, तो मकान सुरक्षित रहता है। पर कई लोग ऐसा है कि जो कि 15-15, 20-20 साल से वहाँ गांव में नहीं गए हैं, तो उनके मकान हैं वो सुरक्षित नहीं है, वो खंडर बन चुके हैं। उसका कारण ये है कि जब आप काफ़ी समय तक, काफ़ी सालों तक मकान में नहीं जाते हैं, तो वहाँ पे आपको पता है कई तरह के जंगली जानवर हैं, बंदर है, लंगूर है या बिल्लियाँ हैं, ये छतों के ऊपर कूदती फांदती रहती है। तो इससे जो फटाले हैं जो स्लांटिंग में होते हैं वो खिसक जाते हैं, वो नीचे खिसकते रहते हैं। और फटालों के नीचे है वो छिपकलियों ने अपना घर बनाया रहता है और छिपकली मिट्टी को कुरेदती रहती है। तो जब भी वहाँ बरसात होती है, और आपको पता है कि बरसात वहाँ रेगुलरली होती ही रहती है, तो बरसात का पानी उन नीचे फटालों से को छींचता हुआ, चूता हुआ और नीचे लकड़ी में पहुँच जाता है और पूरा मकान में चूने लगता है। तो उससे क्या होगा, सारे के जो दारे बाँस से जो लकड़ी है वो ख़राब हो जाती है और जब दीवार में पानी पड़ता है तो वो दीवार भी फूल जाती है और डिस्प्लेस हो जाती है। आपको पता ही है कि जब भी 2-2, 3-3 साल में हम लोग गांव जाते हैं तो जो फटाले हमारे खिसके हुए होते हैं, नीचे स्लांटिंग में होते हैं, उनको हम ठोक करके ठीक करते हैं ताकि मकान चूहे नहीं और सुरक्षित रहे। परंतु जब काफ़ी समय तक 15-20 साल तक मकान में नहीं जाओ तो फटाले खिसक जाते हैं और वो दीवारें तिड़क पड़ जाता है और नीचे घास जम जाती है। इस तरह से पूरा मकान बर्बाद हो जाता है। तो उसके लिए फिर दोबारा आपको मकान बनाना पड़ता है। साथियों, ये जो पुराने मकान जो खंडर बने हैं, ये भी गांव की जो सुरक्षा की दृष्टि से बड़े खतरनाक है। जब कोई मकान खंडर बन जाता है तो उसके नीचे सांप, बिच्छू इत्यादि जो जीवों का भी डर रहता है। और इसके अलावा अगर अब गांव खाली के खाली हो गए हैं, किसी का मकान दूर दूर है, तो उसमें क्या होता है कि फिर जो जंगली जानवर हैं जैसे कि भालू है या बाघ है इत्यादि वहाँ विचरण करते रहते हैं और वो कभी ना कभी वहाँ पे कभी बच्चे भी दे सकते हैं। और कई एक जगह घटनाएं भी घटी कि जहाँ गांव के साथी वाले किसी छन्नी में वहाँ बाघ ने बच्चे दे दिए थे। तो ये गांव की सुरक्षा के लिए भी बड़ा खतरा है। और क्योंकि लोगों ने गांव में अब खेतीबाड़ी कम कर दिया, बल्कि अपने घर के पीछे वाले खेत में उनके बंजर पड़े हुए हैं और वहाँ पे पेड़ उगाए हैं, तो जंगली जानवरों का भी खतरा हो गया है। तो इसीलिए आप मकान है वो गांव के बीच में ही बनाना ठीक रहता है। तो इसके लिए लोगों ने एक सुझाव दिया है, बल्कि हमारे बीरोंखाल के पास में एक गाँव है घोड़ियाना, वहाँ के लोगों ने मीटिंग कर रखी है कि जितने भी गाँव ऐसे खंडर हैं या तो उनको सबको बराबर कर दिया जाए, या उन लोगों को बोला गया कि जिनके खंडर मकान है उस पर अपना मकान बनाएं, कमरा बनाएं, कुछ भी बनाएं। अगर कमरा या मकान नहीं बना सकते हैं, उसका जीर्णोद्धार नहीं कर सकते हैं, रिनोवेशन नहीं कर सकते हैं, तो आप उसको उजाड़ के एकदम फ्लैट कर दो, ताकि वो गांव के लिए भी खतरा ना बने और अच्छा भी लगेगा गांव में कि साफ़ सुथरा गांव लगेगा। तो साथियों, ये जब से हमारे यहाँ पे कोरोना आया है उसके बाद लोगों ने वहाँ पे अब गांव में आना जाना शुरू कर दिया है। उस टाइम में बहुत ही ज़रूरत अब गांव वालों को पड़ी है, क्योंकि कोरोना के काल के समय में लोग जब वहाँ गांव गए थे ये सोच के गए थे कि हमारा मकान सुरक्षित होगा, तो वो अपने मकानों में गए।
तो वहाँ उन्होंने देखा कि खंडर पड़े हुए हैं और कोरोना बीमारी की वजह से लोग उन दूसरों के घर में आप रह नहीं सकते थे, तो वे मजबूरी में या तो स्कूलों में रहे या फिर वहाँ पे पंचायत घरों में रहे या तो फिर छन्नियों में रहे या किसी और के मकान में रहें। और वैसे भी अगर हम लोग मेहमानगिरी में गांव में जाते हैं तो किसी दूसरे के मकान में रहेंगे तो आप कितने दिन रहोगे, 1 दिन रहोगे या 2 दिन रहोगे, तो 1-2 दिन तक तो चल जाता है, उसके बाद लोग भी परेशान आ जाते हैं। अब मैंने यही कई देखा है कि कई लोग गांव जाते हैं और आसपास के किसी गेस्ट हाउस में रहते हैं या किसी होम स्टे में रहते हैं और वहाँ से फिर अपने गांव आना जाना लगा रहता है। फिर तब जाके के अपने घर जाते हैं, उधर ये जो फॉर्मेलिटीज़ हैं जो भी है शादी की, ब्याह की, पुजाई की या इत्यादि निभाते हैं। तो इससे बेहतर यही है कि आप अपने गांव में अपना मकान बनाइए। हो सकता है कि आप में से ही कोई आपका जो लड़का होगा या कोई संतान है वो वहाँ पे कुछ उसको नया अवसर मिल जाए, क्योंकि अब समय बदल रहा है। लोग बड़ी मात्रा में लोग अब गांव की तरफ जा रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कि हर गांव में लगभग 1-1, 2-2 मकान बन रहे हैं। हो सकता है कि आप में से ही आपका ही कोई बच्चा वहाँ पर अपनी नई अपॉर्चुनिटी ढूंढ ले अपने रोज़गार का, क्योंकि अब लोग नए रोज़गार वहाँ पे तलाश रहे हैं। जैसे वहाँ पे रोटावेटर से खेतीबाड़ी कर रहे हैं, कोई कीवी लगा रहा है, कोई नींबू के पेड़ लगा रहा है, कोई लेमन ग्रास लगा रहा है, कोई ये एलोवेरा वहाँ पे लगा रहे हैं, कोई वहाँ पे ये फलों की बागवान लगा रहे हैं, फल फ्रूट लगा रहे हैं, कोई वहाँ पे सब्जी का प्लास्टिक का जो सब्जी लगाने का वो कर रहे हैं। तो कई तरह से वहाँ पे लोग यत्न कर रहे हैं ताकि वहाँ पे कुछ रोज़गार मिल सके और वहाँ पे प्लान को रोका जा सके। तो मैं सभी भाइयों से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि भैया यदि आप पहले तो आप भी जाइए गांव में मकान बनाइए, और अगर इधर आप नहीं बना पा रहे हैं तो कम से कम अपने भाई की सहयोग कीजिए, उसको फाइनेंशियल रूप से उसको स्ट्रॉन्ग बनाइए या उसको कुछ मदद कीजिए। यदि आप वो भी नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम उसको मकान बनाने की इजाज़त दे दीजिए। इससे क्या होगा कि हमारे यहाँ से गांव से न सिर्फ पलायन रुकेगा बल्कि वहाँ से जो हमारे गांव भी बचेंगे और हमारे यहाँ पे रिवर्स पलायन की संभावना भी हो सकती है। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।